यूनिवर्सिटी जो कि अभी खुल नहीं रही है, तो देखते हैं क्या होता है। अब जो ऑर्डर्स आएंगे उसी के हिसाब से चलेंगे। यूनिवर्सिटी भी तो हमारी स्लो है ना। अभी ये कौन आया है? नो चैट मैसेजेस। जब से आप यूनिवर्सिटी जाना शुरू करेंगे। अभी हम शुरू कर दें। पेपर जो है वैसे तो हमारे पास 15 जनवरी के बाद 20 फरवरी से स्टार्ट है। जवेद या नूर। उफ, अब कोई नहीं एंटर होगा। स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। पहले मैं इसको हटा दूं। तो हमारे पास अभी जो हम स्टार्ट करें, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन, हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शंस हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में रिएक्शन में हमारे पास जब एनर्जी रिलीज होती है तो वहां पर क्यू वैल्यू जो होती है हमारे पास पॉजिटिव होती है। अच्छा, क्यू वैल्यू हमें क्या दे रही होती है? क्यू वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है डिफरेंस बिटवीन of the बल्कि नहीं, सॉरी, डिफरेंस नहीं, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई प्लस जो डीके हुआ है उसकी काइनेटिक एनर्जी का। और ये सब हमें कब मिलता है? ये सब चीजें हमें मिलती हैं आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास पैरेंट न्यूक्लियाई होता है रिएक्शन से पहले, वो हमारे पास टूट जाता है डॉटर न्यूक्लियाई में, और अल्फा और किसी भी डीके के प्रॉपर अल्फा बीटा गामा जो भी डीके वहां पर हुआ है। दूसरी बात, जो आपके पास डॉटर न्यूक्लियाई होता है, डॉटर न्यूक्लियाई के पास पैरेंट न्यूक्लियाई की सारी एनर्जी नहीं होती, बल्कि हमारे पास कुछ एनर्जी डीके वाले को भी चली जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एग्जैक्टली बात ये है कि डॉटर न्यूक्लियाई की सेम एनर्जी नहीं होती पैरेंट न्यूक्लियाई के जैसे। अब जबकि हम बात कर रहे थे क्यू वैल्यू की, तो हमारे पास जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें जो है क्यू वैल्यू पॉजिटिव होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन उसमें हमारे पास क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास जो है जो क्यू वैल्यू होती है एक तो नेगेटिव होती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर फ्यूजन की कि बेसिकली जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते क्या हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन occurs when a heavy nucleus such as uranium। आप न्यूक्लियर फ्यूजन में ज्यादातर जो है यूरेनियम को लेते हो, जैसे कि चेन रिएक्शन होता है कि एक हैवी न्यूक्लाई जब किसी लाइटर न्यूक्लाई से टकराता है, यानी कोई भी आके हम कोई न्यूट्रॉन आ रहा है या कुछ भी आ रहा है उसके साथ वो टकराएगा, तो वो क्या करेगा कि वो टूट जाएगा। और टूटने के बाद वो सिर्फ एक डॉटर न्यूक्लाई के अलावा और बहुत सारे उसमें जाहिर है टूटता है, तो उसकी अपनी जो है हिसाब से देखो, अब यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है। बिफोर द इवेंट हमारे पास सैयदा बिस्मा कौन है? एक मिनट, स्टॉप शेयरिंग। ये बिस्मा कौन है? सैयदा बिस्मा कौन है? हु इज सैयदा बिस्मा? नहीं बताएंगी, मैं क्लास से फौरन बाहर करूंगी। हु इज सैयदा बिस्मा? एक मिनट रुक जाओ बेटा। पार्टिसिपेंट का जो है ऑनलाइन होगी ना पेपर सबसे। स्क्रीन शेयर। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो है, देखो ये डायग्राम दी हुई है, इस डायग्राम में हमारे पास जो है ये यूरेनियम न्यूक्लियाई है। बिफोर कोलिजन, बिफोर द इवेंट, अ स्लो न्यूट्रॉन अप्रोचेस अ यूरेनियम न्यूक्लियस। अब ये जो स्लो न्यूट्रॉन है ना, ये यूरेनियम के पास आएगा। इस बार यूरेनियम का जो न्यूक्लियाई है स्टेबल न्यूक्लियाई है बिफोर फ्यूजन रिएक्शन। जैसे ही वो इससे टकराएगा, न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन जो आ रहा है, टकराने के बाद जो होगा हमारा जो ये यूरेनियम है, ये यूरेनियम ये जो है स्प्लिट हो जाएगा हमारे पास टू लाइटर न्यूक्लाई में। और जो है स्प्लिट होने के बाद जो है ये सिर्फ दो लाइटर न्यूक्लाई में स्प्लिट नहीं होगा, बल्कि मजीद 3 न्यूट्रॉन्स भी प्रोड्यूस होंगे। अब आप देखिए, ये आया और से टकराया तो ये क्रिप्टॉन और बेरियम में टूट गया है, ठीक है।
क्रिप्टॉन और बेरियम में टूट गया है। आप इसका जो मास नंबर 141 है ये 92 है, इसको प्लस कर लो, आपके पास कितना आएगा, ये 233 230 तकरीबन 3 आएगा, 233 आएगा। और 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं, तो टोटल कितना हो गया 236। यहाँ भी तो एक न्यूट्रॉन आ रहा था ना, तो टोटल यहाँ पर भी 236 बन रहा है। और आफ्टर न्यूक्लियर फ्यूजन का जो इवेंट अकर हुआ है उसमें भी आपके पास मास नंबर क्या आ रहा है, 236 आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन है, एक मिनट, हाँ तो हम बात कर रहे थे अपने इसकी, असल में मेरे पास ये नहीं आ रहा था। तो हमने बात की थी कि हमारे पास यूरेनियम है, ठीक है, इस वक्त उसका मास नंबर 235 है, और ये न्यूट्रॉन आ रहा है, तो टोटल हमारे पास 236 इस वक्त जो है ना मास नंबर है यूरेनियम प्लस न्यूट्रॉन का। ठीक है, जब ये टूट जाएगा तो हमारे पास ये टू लाइटर न्यूक्लाई में उसने कहा टूटा, टू लाइटर न्यूक्लाई कौन से, क्रिप्टॉन और बेरियम। ठीक है, क्रिप्टॉन और बेरियम में ये टूट गया और इसके साथ उसने 3 न्यूट्रॉन्स मजीद प्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो ये तो बन जाता है 233, और +3 न्यूट्रॉन तो ये हो जाएगा, +3 न्यूट्रॉन प्लस होंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 236। तो आपने ये देखा हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उसमें हमारे पास जो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज है, चाहे वो आपके पास एटॉमिक नंबर हो या मास नंबर हो, बिफोर जो रिएक्शन होता है वही आफ्टर रिएक्शन रहता है। मतलब चेंजिंग उसमें नहीं आती कि आपके पास वो कम हो जाएगा, और अगर ऐसा हो जाए कि कम हो जाए तो इसका मतलब वहां पर कुछ डीके का प्रोसेस हो रहा होता है। अब जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, तो अब देखो अगर हमारे पास यूरेनियम क्या है, एक हैवी न्यूक्लाई है, और ये जो 3 न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ना, ये रुकते नहीं है, ये इस वक्त फास्ट न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं, और ये जो ये फ्यूजन रिएक्शन है ना ये चलता रहता है। खैर, हम पढ़े थे हैवी अकर्स सच एज यूरेनियम स्प्लिट इनटू 2 स्मॉल न्यूक्लाई। हमारे पास जैसे हमने हैवी न्यूक्लाई कौन सा ले लिया, हमने यूरेनियम लिया, और जब उससे किसी स्लो न्यूट्रॉन्स को टकराया तो वो स्प्लिट हो गया 2 लाइटर न्यूक्लाई में। ठीक है, और ये देखो लिखा हुआ भी है, व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस कैप्चर अ थर्मल न्यूट्रॉन एज डिस्क्राइब्ड बाय फर्स्ट स्टेप, तो आपके पास क्या होगा, वो कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और द एब्जॉर्ब ऑफ द न्यूट्रॉन्स क्रिएट अ न्यूक्लियस दैट इज अनस्टेबल एंड कैन चेंज टू अ लोअर एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर जो ये सारी बातें हो रही है ना, ये इस स्लो न्यूट्रॉन के बारे में हो रही है, कि इसने क्या किया कि आपके पास ये जो यूरेनियम के पास आया है, यूरेनियम के आने से पहले इसने क्या किया कि हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस था। मोबाइल नंबर से कोई नहीं आएगा अपने नाम से। व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस, एक हैवी न्यूक्लियस क्या किया उसने, एक थर्मल न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लिया, यानी उसको एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या हुआ, क्रिएट्स अ न्यूक्लियस दैट इज अनस्टेबल। अब उस क्या किया, अब जो जो हमारे पास न्यूक्लियस था, उस न्यूक्लियस ने, उस हैवी न्यूक्लियस ने जब उस न्यूट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, ये बात हो रही है इसके यूरेनियम के बाद, जब उसने उसको एब्जॉर्ब किया अपने अंदर, तो क्या हो गया, वो हैवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो गया। तो अनस्टेबल होने की वजह से अब वो जो है स्प्लिट हो जाता है 2 लाइटर न्यूक्लाई में, और ड्यूरिंग रिएक्शन जो है हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ड्यूरिंग रिएक्शन जो चीजें हमें मिल रही होती हैं इसमें, एक तो हमें डॉटर न्यूक्लाई मिल रहा होता है, और क्या चीजें हमें मिल रही होती हैं, न्यूट्रॉन्स हमारे पास स्प्लिटिंग हुई है। तो इसका मतलब है जो हमारे पास जब हैवी न्यूक्लाई स्प्लिट हुआ है, तो जो पेरेंट न्यूक्लाई की जो एनर्जी है, पेरेंट न्यूक्लाई की एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है, वो डिस्ट्रीब्यूट किस में हो गई है, 3 न्यूट्रॉन्स में, और बाकी इन 2 लाइटर न्यूक्लाई में। तो इसका मतलब है हमारे पास जो डॉटर न्यूक्लाई का जो मास होता है ना, वो कम होता है हमारे पेरेंट न्यूक्लाई से। क्यों, क्योंकि देखो इसका मास कितना है 235, और ये टूटा है 2 लाइटर न्यूक्लाई में, जो कि इसके मुकाबले में काफी कम है। फिर वो कहता है कि आपने जो मास का, इनके दोनों के मास का डिफरेंस लेंगे, उसको आप कहते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, जो पैरा न्यूक्लाई का मास जो होता है वो ज्यादा होता है डॉटर न्यूक्लाई के मास से। अगर आप इनका डिफरेंस ले तो ये मास जो है, डिफरेंस इन मास, ये कहलाता है मास डिफेक्ट। ठीक है, ये मास डिफेक्ट कहलाता है, और इसी मास को अगर आप मल्टीप्लाई करवा दो किससे, सी स्क्वायर से, यानी स्पीड ऑफ लाइट से,
तो आपके पास क्या हो जाता है, मास एनर्जी रिलेशन आ जाता है, जो मैंने आपको कल एक वैल्यू ड्राइव करके भी बताई थी। ठीक है, गिव्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रिलीज्ड एनर्जी, यानी आपको वो एनर्जी की वो वैल्यू दे देगा जितनी उसने रिलीज आउट की होगी, जितनी उसने निकाली होगी। अब वो एनर्जी आपके पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी हो सकती है, associated with the motion of the neutrons and the daughter nuclei। मैंने आपसे कल यही बात करी कि ना, जब हम न्यूमेरिकल कर रहे थे अल्फा डीके वाला, तो उसमें हमारे पास इक्वेशन थी कि रेडियम जो है आरएन और अल्फा डीके में टूट गया था। तो वहां पर हमारे पास जो प्रोसेस हुआ था, उसमें हमारे पास जब डीके हुआ था, तो क्यू वैल्यू जो है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लाई और सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ आरएन का था। तो इसका मतलब है आरएन, वहां पर हमारे पास जो पेरेंट न्यूक्लाई हमारा रेडियम था, वो आफ्टर रिएक्शन किस में टूट गया था, आरएन में, जो कि एक डॉटर न्यूक्लाई मिला, और डीके में टूट गया था। तो इसका मतलब है जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी किससे एसोसिएट होती है, एक तो न्यूट्रॉन्स के मोशन की वजह से, और दूसरा डॉटर न्यूक्लाई, जो कि आफ्टर रिएक्शन हमें ये दो चीजें मिल रही होती हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन जो होता है हमारे पास क्या होता है, तो मतलब न्यूट्रॉन्स प्लस डॉटर न्यूक्लाई की काइनेटिक एनर्जी का सम हमें क्यू वैल्यू देती है। एनर्जी इज रिलीज बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ऑफ द डॉटर न्यूक्लाई इज अप्रोक्सीमेटली 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर ये कह रहा है कि जितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी इस ड्यूरिंग प्रोसेस, तो उसमें हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी होगी पर न्यूक्लॉन ऑफ द डॉटर न्यूक्लाई, यानी आपके पास जो है इसमें डॉटर न्यूक्लाई में एक न्यूक्लॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी होगी, बाइंडिंग एनर्जी हम किसको कह रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी हम कह रहे हैं इस चीज को। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी हम इस चीज को कह रहे हैं कि हमारे पास ये चीज क्या है, ये डेल्टा एम होगा। ये डेल्टा एम हमें कैसे मिलेगा हमारे पास, क्योंकि हमारा जो मास है पैरा न्यूक्लाई का ज्यादा है हमारे डॉटर न्यूक्लाई के मुकाबले के मास में। हम दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वहां से हमें डेल्टा एम मिलेगा। उस डेल्टा एम को क्या करेंगे हम, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देंगे। उससे हम क्यों मल्टीप्लाई करवा रहे होंगे, क्योंकि हमारा जो असल में जो हमारी जो यहाँ पर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है ना, वो जाहिर है रेडियो एक्टिव हैं। अब उनसे जो रेजेस निकल रही होंगी वो आपके पास उसी स्पीड से मूव करेंगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नेचर की रखती हैं। तो वो इस बिल्कुल एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से जो है मूव करेंगी, तो इसलिए हम इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। और अगर मैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करूं, वो एक प्रोटॉन के लिए होती है। जो कल वाली हमने एनर्जी, जो कल मैंने आपसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 931.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वाली जो वैल्यू थी ना, वो प्रोटॉन के लिए थी। इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होगी, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपके पास वहां पर डीके कौन सा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं इसकी, तो इसमें जो है हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन की हम बात कर रहे हैं फॉर अ डॉटर न्यूक्लाई, तो इसमें इन्होंने बात की है कि वो बराबर है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट ग्रेटर देन दैट ऑफ द parent nuclei। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्रेटर देन दैट ऑफ द parent nuclei, यानी ये कह रहा है कि जितनी एनर्जी रिलीज होगी बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन ऑफ द डॉटर न्यूक्लाई कितनी है, वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वो, और वो ग्रेटर देन डेट ऑफ होगी पेरेंट न्यूक्लाई। इसका कहने का मतलब है कि हमारे पास जो है पेरेंट न्यूक्लाई का अपनी तो एनर्जी है उसकी, ठीक है, उसकी एनर्जी तो है, लेकिन जब आफ्टर रिएक्शन वो चीजें हमारे पास टूट गई डॉटर न्यूक्लाई में, और क्या कहते हैं एक न्यूट्रॉन्स में, तो पेरेंट न्यूक्लाई की जो एनर्जी है वो डिवाइड हो गई, बिकॉज जाहिर है वो टूट गया, तो उसका मास भी तो जो है डिवाइड हुआ है ना, जिसकी वजह से हमारे पास जो ये जो एनर्जी है बाइंडिंग, ये वाली जो एनर्जी है ये हमारे पास स्प्लिट हो गई है। किसमें, हमारे पास कुछ चली गई हमारे पेरेंट डॉटर न्यूक्लाई के पास, कुछ चली गई न्यूट्रॉन्स के पास। लेकिन वो ये कहता है कि अगर मैं सिर्फ डॉटर न्यूक्लाई के एक न्यूक्लॉन के बाइंडिंग एनर्जी की बात करूं, तो वो एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, और वो एनर्जी हमारे पेरेंट न्यूक्लाइस के एनर्जी से ज्यादा होगी, क्योंकि ये जो एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी, ये जो है रिलीज आउट हुई है। अब वो कहता है आपके पास, अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन का। यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन के जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन किया है। न्यूक्लियर रिएक्शन जो फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था 1938 में बाय ओटो हैन एंड फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन, फॉलोइंग सम बेसिक स्टडीज ऑफ फर्मी। फर्मी लेवल्स को हम बात करते हैं, तो उसने उन चीज़ों को स्टडी किया था। तो वहाँ पर उसने न्यूक्लियर फ्यूजन को ऑब्जर्व किया था कि हाँ ये प्रोसेस भी यहाँ पर होता है। उसने क्या किया था कि बॉम्बार्डिंग, आफ्टर बॉम्बार्डिंग यूरेनियम की बॉम्बार्डिंग करवाई थी कुछ न्यूट्रॉन से। तो उसकी डिस्कवरी से हमें पता चला था उनके न्यूट्रॉन, उनके रिएक्शन से, कि यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे होते हैं,
टू मीडियम मास एलिमेंट्स के। कौन से? देखो उसने क्या किया, अमंग द रिएक्शन प्रोडक्ट, यानी जब उसने यूरेनियम की बम्बार्डिंग न्यूट्रॉन से करवाई, वो यही वाली सारी चीजें रिपीट कर रहे हैं कि उसने यूरेनियम को एक स्लो न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करवाया, तो ये रिएक्शन में हमें दो जो है एलिमेंट्स के मिले प्रोडक्ट की फॉर्म में, एक बेरियम और एक यहाँ पर इन्होंने इसको लेंथेनम लिख दिया, जबकि इसको हम पढ़ेंगे तो ये क्रिप्टॉन होगा। शॉर्टली देयर आफ्टर लाइज मेंटोर एंड आफ्टर, उसके बाद दो साइंटिस्ट और आए, उन्होंने कहा एक्सप्लेन दैट हैड हैपेंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अ न्यूट्रॉन। उसने कहा कि यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है टूट जाता है दो न्यूट्रॉन्स में, एक मिनट, दो न्यूट्रॉन्स में टूट जाता है, और वो जो ट्यू न्यूट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग जो है डिवाइड हो जाते हैं इक्वल फ्रेगमेंट्स प्लस सेवरल न्यूट्रॉन्स में। और इसकी वजह से होता क्या है कि कुछ फिजिक्स को इंटरेस्ट पैदा हुआ कि हमें भी ये अटेम्प्ट करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यहाँ पर अगर ये चीज़ हो रही है तो इसके पीछे क्या वजह है, और ये रिएक्शन इतना दूर तक क्यों चलता है। बट इट वॉज टू बी, यहाँ पर लिखा है ना, इट वॉज टू हैव इवन मोर फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज, क्योंकि ये रिएक्शन जो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन एक रुकने वाला रिएक्शन नहीं होता है, ये एक दफा स्टार्ट होता है तो चलता रहता है। इसी तरीके से सन में भी जो होता है ना, सन में कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन? स्पेस साइंस के स्टूडेंट को तो ये पता होगा कौन सा रिएक्शन होता है। अच्छा खैर, measurement showed that approximately 200 mega electron volt of energy was released in each fusion event। ये जो एनर्जी होती है ना, असल में ये न्यूट्रॉन्स की एनर्जी होती है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है बहुत फास्टली मूव कर रहे होते हैं, तो जाहिर है उसकी एनर्जी जाहिर होगी। हमारे पास जो है, मैंने आपसे कहा ना कि ये प्रोसेस रुकता नहीं है, ये प्रोसेस चलता रहता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि आपके पास तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है रिलीज आउट होती है फ्यूजन के हर इवेंट में। और दिस फैक्ट वाज टू अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन वर्ल्ड वॉर टू। और जब ये चीज़ें सारी स्टडी की गई थी, इसने जो है वर्ल्ड वॉर की, जो हम हिस्ट्री की तरफ जाएं तो वहां पर हमें इसका काफ़ी इफेक्ट मिलता है। अब कहते हैं ना, दुनिया में जो है ये किसी भी हिस्से पे अगर आप एटॉमिक बॉम्ब जो है जाके ब्लास्ट कर देंगे, तो क्या होगा कि वहाँ हिस्से पे, जैसे एक है हिरोशिमा और नागासाकी की एग्जांपल है, वहाँ पर जो है अमेरिका ने जो है वो जाके मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब वो कर दिया था, बम्बार्ड कर दिया था। तो अब तक वहाँ पर उस बॉम्ब के असरात जो है, इफेक्ट जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं ना, वो अभी तक वहाँ पर मौजूद हैं। कि वहाँ पर कोई भी अगर उस एरिया में किसी के यहाँ भी कोई नई न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है, तो होता क्या है कि उसमें कोई ना कोई जो है ना जेनेटिक इफेक्ट होता है, या तो वो जो है कमज़ोर होता है, या वो जो है माजूर होते हैं, या कोई एक पीस उनकी बॉडी का नहीं होता, यानी कुछ ना कुछ उनके प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि वहाँ से जो रेजेस निकलती रहती हैं, जाहिर है वो रेजेस जाके एब्जॉर्ब हुई होंगी ना, तो अब वो जाहिर है, अब वो ज़मीन जो है उस रेजेस को बाहर जब दे रही है, तो उसका इफेक्ट जो है हम इंसानों पे भी होता है। द फ्यूजन ऑफ, अब देखो इसकी जो है ना इक्वेशन भी दे दी है, ये इक्वेशन भी, ये जर्नल इक्वेशन है, ठीक है। द फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235 बाय थर्मल न्यूट्रॉन। देखो अब थर्मल न्यूट्रॉन जो कि यूरेनियम ने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद जब वो अब ये हैवी न्यूक्लाई बन गया है, तो ये अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल हमारे पास एटम कब होता है, जब वो किसी एक्साइटेड स्टेट में मौजूद हो, क्योंकि वो वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहता, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है, जिस स्टेट में वो रहना चाहता है। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द रिएक्शन। ये यूरेनियम इस वक्त स्टेबल फॉर्म में है, लेकिन इसने क्या किया, इसने जो एक न्यूट्रॉन को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया, ये अनस्टेबल हो गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो अब ये क्या किया, जब ये ज़्यादा देर ये अब इस हालत में तो रहेगा नहीं, ये वापस जो है अपनी लोअर स्टेट में वापस आएगा, तो ये क्या करेगा, ये हैवी न्यूक्लाई ये टूट जाएगा दो डॉटर न्यूक्लाई में, और 3 हमें न्यूट्रॉन्स बन रहे होंगे। यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है, इज एन इंटरमीडिएट एक्साइटेड स्टेट फॉर अप्रोक्सीमेटली कितनी देर रहेगा, इसने कहा 10⁻⁻12 सेकेंड्स, ये इतनी देर रहेगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम कल हमने जो पढ़ा था कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी एक्साइटेड स्टेट में कितनी देर रह सकता है, 10⁻⁻10 सेकेंड्स बिफोर स्प्लिटिंग इनटू मीडियम मास न्यूक्लियस। अच्छा, वो इस स्टेट में इतनी देर रहा है, और जब वो दूसरी लोअर स्टेट में आएगा तो वो टूट जाएगा टू डॉटर न्यूक्लाई में, एक्स एंड वाई, जिसको आप फ्यूजन फ्रेगमेंट्स कह रहे होते हैं, ठीक है। फ्यूजन फ्रेगमेंट्स आप किसको कह रहे हैं, एक्स और वाई को, ये एक्स और वाई, ठीक है।
वैसे एक्स को हम जानते हैं किस नाम से, पैरेंट न्यूक्लाई के नाम से, इज्जत, लेकिन यहाँ पर दो डॉटर न्यूक्लाई हैं तो इसलिए एक्स और वाई को हम जो है डॉटर न्यूक्लाई के साथ इसको ये भी कहते हैं कि फ्यूजन फ्रेगमेंट, क्योंकि ये रिएक्शन हो चुका है। रिक्वायरमेंट, ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी। यूरेनियम के केस में क्या होता है कि आपके पास अप्रोक्सीमेटली 90 डॉटर न्यूक्लाइस फॉर्म्ड होते हैं, डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म होते हैं, क्योंकि हमारे पास यूरेनियम क्या है, एक हैवी न्यूक्लाई है, और जाहिर है आफ्टर बम्बार्डिंग वो हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स मजीद प्रोड्यूस कर रहा होता है, और वो न्यूट्रॉन्स इतने फास्ट होते हैं ना आगे आगे अगर, और वहाँ पर वो रुकते नहीं है, वो इस प्रोसेस को चलते रहने देते हैं। तो क्या होता है कि आपके पास जो है तकरीबन जो है यूरेनियम का प्रोसेस चेन रिएक्शन एक लंबा रिएक्शन चलता है, और तकरीबन उसके अंदर सलाहियत होती है कि वो 30 डॉटर न्यूक्लियर मजीद प्रोड्यूस कर सकता है। इन द, अच्छा, फिजन इज ऑल्सो रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सेवरल न्यूट्रॉन्स, यानी जाहिर है उसके अंदर प्रोडक्शन होती रहती है, वो न्यूट्रॉन्स पर न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करता रहता है। टिपिकली 2 और 3 और एवरेज अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितने न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं हर ईवन में, 2.5। हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं 3 तो प्रोड्यूस होते हैं हर एक ईवन में। और अगर न्यूक्लियर फ्यूजन, वही देखो उसने जो है क्या कर दी, अब ये जो जो चीज हमने पहले पढ़ी थी ना, पिछली स्लाइड पे जो हमने ये चीजें पढ़ी थी और जो डायग्राम में रिएक्शन देखा था, वो ये रिएक्शन है। तो न्यूट्रॉन्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्रिप्टॉन और बेरियम, और शोइंग अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्यूजन रिएक्शन। पीछे जो हमने ये जहाँ पर ग्राफ भी दिया हुआ है 45.2, जिसमें जो है ना अपने फ्यूजन फ्रेगमेंट की प्रोडक्ट्स की जो है ना वो दिखाई हुई है कि आपके पास क्या हो रहा है, मास नंबर ऑफ द फ्यूजन ऑफ U35 bombarded with the thermal neutrons. Notice that the vertical axis is logarithm. वर्टिकल एक्सिस पे आपने मास नंबर लिया है, और यहाँ पर आपने फीजी ऑन फील्ड परसेंटेज लिया है, देखो परसेंटेज लिया है, परसेंटेज यानी यहाँ पर असल में क्या लिया है, टाइम लिया है, और ये टाइम आप ये दिखा रहे हैं कि आपके पास जो है ये कितना देर आपके पास ये सरवाइव करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूजन प्रोडक्ट्स वर्सेस मास नंबर। ठीक है, अब उन्होंने जो ग्राफ लिया है यहाँ पर कौन कौन से कितनी परसेंटेज पे कौन कौन से एलिमेंट्स जो है बन रहे हैं, और यहाँ पर मास नंबर लिया है। तो पहले में तो हमें जो दिखा वो हमारे पास क्रिप्टॉन और बेरियम दिखा है। ठीक है, तो क्रिप्टॉन और बेरियम अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो एक पॉइंट तो ये हो गया, और बेरियम को मैं देखूँ 141, तो वो यहाँ कहीं आएगा, बीच में यहाँ कहीं आ जाएगा इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये वो पॉइंट्स हैं जिसपे हमें जो है यूरेनियम क्या दे रहा होगा, क्या कहते हैं कि क्रिप्टॉन और बेरियम हमें मिल रहा होगा। अगर देखो इसने कहा भी है द मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट है मास नंबर 95 एंड 40। मैंने आपसे यही तो कहा कि हमारे पास जो जब यूरेनियम टूटेगा आफ्टर फ्यूजन रिएक्शन, तो मोस्ट प्रोबेबली वो कौन से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगा, वो ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है जिसका हमारे पास जो है मास नंबर कितना हो सकता है, 95 हो और या तो 140 हो, यानी उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की सपोज जीस प्रोडक्ट्स कौन से हैं, जैसे ये एक प्रोडक्ट उसने लिया जिसमें 56 न्यूट्रॉन्स हैं, और उसने एक प्रोडक्ट ये भी लिया आयोडीन जिसमें 87 न्यूट्रॉन्स हैं। देखो जरूरी नहीं है कि यूरेनियम बेरियम और क्रिप्टॉन में ही टूटे, वो किसी दूसरे जो है लाइटर न्यूक्लाई में भी टूट सकता है, बस उसकी पहचान ये है कि वो दो डॉटर न्यूक्लाई में टूटेगा, और वहां पर हमारे पास जो होगा ना, ये आपके पास जो एटॉमिक नंबर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, एक डॉटर न्यूक्लाई जो होगा उसका मास नंबर आपके पास 95 हो सकता है और दूसरे का 140 हो सकता है। तो उसने एक एग्जांपल दे दी, एक तो Y दिया है और एक I दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें आपके पास 56 न्यूट्रॉन्स हैं और एक में 87 न्यूट्रॉन्स हैं। अगर ऐसा हो आपके पास, इफ दीज न्यूक्लाई आर लोकेटेड ऑन द ग्राफ of figure 44.1 is seen that both are well above the line of stability। अगर ऐसा हो कि आपके पास ऐसे मास नंबर वाले दो डॉटर न्यूक्लाई आपको यूरेनियम की बम्बार्डिंग के बाद मिले, तो वो स्टेट जो होती है फ्यूजन रिएक्शन की, वो एक स्टेबल स्टेट होती है, बिकॉज द फ्रेगमेंट्स आर वेरी अनस्टेबल ओइंग टू देयर यूजुअली हाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर उसमें ज़्यादा तादाद में जो है हाई नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, तो हमारे पास क्या होता है कि वो फ्रेगमेंट्स फिर अनस्टेबल हो जाते हैं, तो इंस्टेंटेनियस रिलीज 2 और 3 न्यूट्रॉन्स। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि हमारे पास
आफ्टर रिएक्शन ये कुछ ना कुछ जो है न्यूट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, पूरे का पूरा नहीं लेते। ये जो है ना आपके पास देखें, इसमें भी डिफरेंस कितने का है, इसमें भी 20 न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस है। और अगर मैं इनको देखूं, ये 39 है और ये 53 है। 56 न्यूट्रॉन्स इसके पास हैं, इसके पास 87 न्यूट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर भी तकरीबन 30 न्यूट्रॉन्स का तकरीबन अगर मैं देखूं तो डिफरेंस है 30 या 20 का। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर हाई न्यूट्रॉन्स होंगे तो ये ऑब्जर्व नहीं करेगा, उसमें ये क्या होगा कि हमारे पास जो डॉटर न्यूक्लाई हैं ये अपने अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं रखते हैं, क्योंकि उस स्टेट में ये अनस्टेबल हो जाते हैं। जितने इनके दरमियान जो है न्यूट्रॉन का डिफरेंस कम से कम होगा, उतना ही ये स्टेबल रहेंगे। और कि इसलिए ये क्या करते हैं कि कुछ न्यूट्रॉन्स को निकाल बाहर करते हैं, तभी आपके पास ये रिजल्ट में 3 न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं। और ये प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यू रहता है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सेशन में दोबारा आते हैं, मैं आप लोगों को एक न्यू लिंक शेयर कर देती हूँ। ठीक है।